थर्मोडायनेमिक्स हमें किस चीज के बारे में बताती है। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में हम इस चीज के बारे में पढ़ते हैं कि हीट को किन तरीकों से, किस तरह से वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, या वर्क को किस तरह से हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, कि हीट को आप किस तरह से वर्क में कन्वर्ट करोगे, या वर्क को किस तरह से आप हीट में कन्वर्ट करोगे, इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में बेटा। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे बेटा ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा स्टडी स्टडी ऑफ कन्वर्शन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वाइस वर्सा बेटा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बेटा। अब इसमें एक आता है थर्मो डायनामिक सिस्टम बेटा। ठीक है, ये होता है बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेटा। अब ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है बेटा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको इस्तेमाल करके हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इंजन है, इंजन एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जिसको हम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप डीजल पेट्रोल डालते हो, वो बर्न होता है, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उससे हमें वर्क मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करेंगे उसमें एक सिलेंडर, पिस्टन और वर्किंग सब्सटेंस होता है। ये जो हम सिलेंडर लेते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ वगैरह हम पढ़ते हैं, उसके अंदर सिलेंडर लेते हैं, पिस्टन लेते हैं और उसके अंदर एक गैस फिल करते हैं। तो ये जो सिलेंडर, पिस्टन और वर्किंग सब्सटेंस, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं बेटा। इसके अंदर बेटा ये होता है कि सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर, पिस्टन एंड वर्किंग सब्सटेंस बेटा। वर्किंग सब्सटेंस होता है बेटा 1 मोल ऑफ आइडियल गैस बेटा, हम इसके अंदर कंसीडर करते हैं। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं बेटा कि सपोज करें इस तरह से बेटा, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, देखिए बेटा, ये इस तरह से आप कर सकते हैं बेटा कि ये हमारे पास सिलेंडर, पिस्टन और वर्किंग सब्सटेंस है बेटा। और जो आइडियल बेटा, इस तरह से आइडियल सिस्टम जो होता है, अगर आइडियल हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम करें तो आइडियल सिस्टम के अंदर वाल्स और पिस्टन बेटा, वाल्स एंड पिस्टन जो होता है बेटा, ये परफेक्ट इंसुलेटर की होती है। ये परफेक्ट इंसुलेटर की होनी चाहिए। इसके अंदर न हीट आ सके न जा सके बेटा। मीन्स इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कुछ भी ना हो। तो जो आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, उस आइडियल थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हीट न आ सकती है न जा सकती। कहाँ से? वाल्स से और पिस्टन से।
हीट ना आएगी न जाएगी। फिर हीट कहाँ से आएगी बेटा? हीट आएगी बेस से बेटा, या बॉटम से बेटा। जो बॉटम होता है बेटा वो परफेक्ट कंडक्टर होता है, परफेक्ट कंडक्टर कंसीडर किया जाता है। ये आइडियल सिस्टम है जो प्रैक्टिकली हमें मिलता तो नहीं है, लेकिन जो आइडियल होगा उसके अंदर ये होगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं बेटा कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और इसके अंदर इसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। जो हम अंदर गैस वगैरह डालते हैं ना, उसको वर्किंग सब्सटेंस कहा जाता है। सिलेंडर, पिस्टन और वर्किंग सब्सटेंस होता है। अब हम देखेंगे बेटा कि हीट और वर्क का आपस में क्या ताल्लुक है बेटा, कि हीट और वर्क का आपस में क्या ताल्लुक होता है बेटा। हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स बेटा। हीट और वर्क का आपस में क्या ताल्लुक होता है बेटा। देखिए बेटा, वर्क आपका पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन वर्क के बारे में कॉमनली हमारा रट्टा लगा होता है कि वर्क डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा, वर्क हमेशा फोर्स की वजह से होता है। जैसे वर्क ग्रेविटी की वजह से होता है, वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है, वर्क इलास्टिक फोर्स की वजह से होता है, वर्क फ्रिक्शन के खिलाफ होता है। तो बेटा वर्क के अंदर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वर्क के अंदर फोर्स भी आती है। तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट फोर्सेस के वर्क की नेचर डिफरेंट होती है। आप सब वर्क को 7 चैप्टर के रूल पे नहीं कर सकते। 7 चैप्टर जो फर्स्ट ईयर का है उसके अंदर जो वर्क हम पढ़ते हैं वो वर्क सिर्फ और सिर्फ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़ते हैं। उसके अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो आप वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए नहीं लगा सकते। उसके अंदर जो रूल्स रेगुलेशंस है वर्क इलास्टिक फोर्स के ऊपर नहीं लगा सकते, वही आप रूल्स फ्रिक्शन के ऊपर नहीं लगा सकते। हम एक ही रूल को सब के ऊपर लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये माइंड से क्लियर कर दें कि वर्क हमेशा उन्हीं रूल्स के ऊपर परखा जाएगा जो ये रूल्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 7 के अंदर पढ़े, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फिर आप क्या करोगे उसको, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन तो डिस्प्लेसमेंट पे तो आप डिपेंड नहीं करवाओगे। वर्क डन अगेंस्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे सिर्फ तभी डिपेंड करता है जब वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। जब किसी भी फोर्स के खिलाफ किया हुआ वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है, तो उस वक्त वर्क डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। हर वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये थर्मोडायनेमिक्स का वर्क है। इसको आप उसी वर्क के तौर पे नहीं परखोगे जिस तरह से 7 चैप्टर के वर्क को आप यहाँ पे उसकी सभी रूल्स रेगुलेशंस को यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करोगे। कुछ चीजें सेम होंगी, कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होंगी। तो अब हम देखते हैं कि वर्क और थर्मोडायनेमिक्स का आपस में क्या ताल्लुक है। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो अब अगर हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या लेना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो लेना पड़ेगा ना। थर्मोडायनेमिक सिस्टम के सिवा डायरेक्ट आप हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इंजन है ना, डीजल पेट्रोल तो आपके पास पड़े है, इंजन नहीं होगा तो आप उसको किस तरह से कन्वर्ट करोगे मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जाहिर सी बात है कि इंटरमीडिएट चीज तो होनी चाहिए ना, इंटरमीडिएट प्रोसेस करोगे और उस प्रोसेस के थ्रू आप उसको कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ पे जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हीट को वर्क में कन्वर्ट करते तो बीच वाला प्रोसेस कौन करता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम करता है। देखिए बेटा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम तो बहुत सारे होते हैं। मैं पहला लेता हूं बेटा, यहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेता हूं जिसके ऊपर मैं रखता हूं कांस्टेंट प्रेशर वाला।
सपोज करें मैं एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले रहा हूं जिसके अंदर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूं बेटा। देखें, सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका प्रेशर कांस्टेंट है। ये बेटा एक सिलेंडर है और इसके अंदर मैंने इस तरह से पिस्टन लगाया हुआ है और इसके अंदर इस तरह से गैस फिल्ड है बेटा। ठीक है बेटा, ये वर्किंग सब्सटेंस है। अब इसकी इनिशियल स्टेट अगर आप देख ले बेटा, इसके अंदर प्रेशर बेटा P है, 1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। इसको हम कहते हैं इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट। इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट का मकसद है पिस्टन अपनी जगह पे है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या है, एक जैसा है, न वॉल्यूम बढ़ रहा है न वॉल्यूम कम हो रहा है, न टेम्परेचर कम हो रहा है न ही टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। मीन्स ये इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट है। ठीक है, अब इसका मैं यहाँ पे जो है वो ग्राफ भी साथ बनाता जाता हूं बेटा। ये हमारे पास इसका ग्राफ अगर प्रेशर और वॉल्यूम का बनाओ तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास प्रेशर P1। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम हमारे पास है बेटा V1। अगर ग्राफ के ऊपर बनाओगे बेटा तो ग्राफ के ऊपर ये लाइन बनेगी बेटा, ये हो जाएगी P1 V1 और ये कौन सी हो जाएगी बेटा, T1 हो जाएगी। ये ग्राफ के ऊपर आपने लाइन बना दी, इसको पीवी डायग्राम कहा जाता है, इंडिकेटर डायग्राम भी जो है वो कहा जाता है। अब देखिए बेटा, अब अगर इस सिस्टम को हम यहां से हीट देंगे बेटा, सपोज करें सिस्टम को हीट हम देते हैं डेल्टा Q1। अब ये हीट जब अंदर जाएगी तो अंदर का प्रेशर बढ़ने की कोशिश होगी, क्योंकि आपने हीट दी है और ये हीट गई मॉलिक्यूल्स के पास और मॉलिक्यूल्स ने अंदर मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ी और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा तेजी के साथ टकराना शुरू हुए। क्योंकि आपको पता है जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडम मोशन में होते हैं, वो जिस कंटेनर के अंदर होते हैं उसकी दीवारों से टकराते हैं, उनके पिस्टन से टकराते हैं, उसके बॉटम से टकराते हैं। तो अब आपने क्या किया, इनको हीट दी और हीट देने के नतीजे में जो अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज बढ़ी और गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी। नतीजा ये निकलता है कि इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो पुलियंस होती है वो ज्यादा एनर्जी के साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर के साथ, ये हर तरफ जाते हैं बेटा, इस तरफ भी टकराते हैं, ठीक है, इस तरफ भी टकराते, हर तरफ टकराते, मीन्स ज्यादा एनर्जी के साथ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आपने हीट दी, हीट दी तो अंदर वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ी और ज्यादा एनर्जी के साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दीवारों के साथ कोलाइड होना शुरू हुए, पिस्टन के साथ कोलाइड होना शुरू हुए। नतीजा ये निकलता है कि अंदर से फोर्स बढ़ती है, क्योंकि जितनी तेजी के साथ, जितनी ज्यादा मोमेंटम के साथ, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, मोमेंटम जब बढ़ेगा तो ज्यादा मोमेंटम के साथ जब ये पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे पिस्टन के साथ तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा आएगी। और आपको पता है कि हमने प्रेशर ऑफ गैस के अंदर पढ़ा था कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सिंपली भी अगर आप देखें तो जैसे गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर वेलोसिटी बढ़ेंगी, ज्यादा एनर्जी के साथ ये मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे पिस्टन के साथ, नतीजा ये निकलेगा कि अंदर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। नतीजा इसका ये होगा कि पिस्टन के अंदर वॉल्यूम जो होगा वो बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा, नतीजा उसका ये होगा कि प्रेशर जो होगा वो
सेम हो जाएगा, जैसा पहला था वैसा ही प्रेशर बाद में हो जाएगा। जो हीट देने से अंदर प्रेशर बढ़ेगा ना, वो प्रेशर जो होगा जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो प्रेशर वापस क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि आप कह सकते हैं कि बेटा ये जो होता है ये इसके अंदर वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाती है, और वॉल्यूम के अंदर चेंज आने से प्रेशर मेंटेन रहता है। वैसे हीट से प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम चेंज होने से प्रेशर वापस क्या आ जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है, और ये सिस्टम चला जाता है P1 V2 और T2। ये है फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। आप इसको यहाँ पे बनाए बेटा कि ये हमारे पास बेटा, ये अब कंसीडर करें कि इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, V2। ये इसका आ गया बेटा वॉल्यूम V2। तो ये हो जाएगा बेटा प्रेशर P1, वॉल्यूम V2, और टेम्परेचर कौन सा है बेटा, T2। ग्राफ इस तरह से आ जाएगा बेटा। तो बेटा इसके अंदर देखें, हमारी हीट जो है, ये जो हमने हीट दी ये अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर गई, मॉलिक्यूल्स की जो कुलियंस बढ़ी, नतीजे में इसके अंदर वॉल्यूम की चेंज आई बेटा। और ये इसके अंदर पिस्टन ने जो मूव किया है ये होता है डेल्टा वाई। पिस्टन ने मूव किया है बेटा डेल्टा वाई। अब देखिए बेटा, इस पिस्टन ने क्यों मूव किया, पिस्टन ने इसलिए मूव किया कि अंदर से मॉलिक्यूल्स ने इसको ऊपर पुश किया। जैसे ही गैस को हमने गर्म किया, अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये पिस्टन क्या है, ऊपर मूव किया। पिस्टन के ऊपर मूव करने से प्रेशर वापस ओरिजिनल कंडीशन में P1 बन जाएगा, लेकिन नतीजा ये होगा कि वॉल्यूम अब क्या हो गया, बढ़ गया। इस पिस्टन ने क्यों मूव किया बेटा, पिस्टन ने इसलिए मूव किया कि अंदर मॉलिक्यूल्स ने उसके ऊपर फोर्स लगाई। और आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल्स की जो फोर्स होती है, ये मॉलिक्यूल की जो फोर्स होती है, ये जब लगती है और पिस्टन जब डिस्प्लेसमेंट तय करता है, तो आपको पता है फोर्स लगने से जब कोई भी चीज डिस्प्लेसमेंट तय करती है तो हम क्या कहते हैं, वर्क हुआ है। अब यहाँ पे पिस्टन के ऊपर मॉलिक्यूल्स की अंदर से फोर्स लगी है, और मॉलिक्यूल की फोर्स की वजह से पिस्टन ने क्या किया है, पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट तय किया है। तो हम कहेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स की फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, वर्क। और मॉलिक्यूल्स ने ये फोर्स कहाँ से लगाई, जो हमने उनको हीट दी थी। ठीक है, हमने उनको बाहर से हीट दी, उन्होंने वो हीट यूटिलाइज करके पिस्टन के ऊपर फोर्स लगाई, और नतीजे में पिस्टन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट तय किया। तो इस तरह से हमारी गिवन हीट किस में चली गई, वर्क में चली गई। अब ये वर्क जो हुआ ये किसकी कास्ट पे हुआ, ये उसी हीट की वजह से हुआ है जो हीट हमने बाहर से दी। अगर हम हीट बाहर से नहीं देते तो पिस्टन मूव नहीं करता। पिस्टन ने मूव इसीलिए किया है क्योंकि हमने बाहर से हीट दी है। तो इसका नतीजा क्या निकलता है कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारी हीट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हमारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, अगर आप इसको वर्क को कैलकुलेट करना चाहें बेटा, तो आप वर्क को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। और देखिए बेटा, चैप्टर 7 के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने दो वर्क पढ़े थे, एक वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और दूसरा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। अब पहले ये तय कर लें कि ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा या वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा। बेटा जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना, और ये पिस्टन जब ऊपर मूव करता है, तो मींस ये अंदर से जो फोर्स लग रही है ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा। इस वर्क को हम क्या कंसीडर करेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। जब प्रेशर कांस्टेंट एरिया कांस्टेंट तो फोर्स क्या हो जाएगी,
कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो ये वर्क डन बाय क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फार्मूला लगा सकते हैं, एफ इंटू एस। अब यहाँ पे फोर्स कौन सी है बेटा, यहाँ पे आप देख लें बेटा, ये जो फोर्स लगती है ये प्रेशर की वजह से लगती है। प्रेशर होता है बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है बेटा। आपको पता है बेटा ये जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है ये किसके बराबर हमने किया है, डेल्टा वाई के अंदर जो चेंज इन लेंथ भी आपके डिस्टेंस कह सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस तय किया है पिस्टन ने। देखिए बेटा अब इसको रखें आप यहाँ पे, तो ये वर्क हो जाएगा बेटा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डेल्टा वाई बेटा। ये प्रेशर एरिया इंटू चेंज इन लेंथ बेटा, ये डेल्टा वी बन जाएगा। तो आप कर सकते हैं बेटा वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी बेटा। तो ये वर्क का फार्मूला आ गया कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किस पे डिपेंड करता है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम पे। ठीक है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क किस पे डिपेंड करता है बेटा, वर्क डिपेंड करता है चेंज इन वॉल्यूम पे। अगर आप किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट देते हो और उसका वॉल्यूम चेंज होता है तो वर्क होगा। अगर आप उसके अंदर देखोगे कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो उसके अंदर वर्क नहीं होगा। जैसे अगर कोई प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो, मींस उसका वॉल्यूम चेंज ना हो, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाए, जीरो, तो उसके अंदर वर्क नहीं होगा। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, चेंज इन वॉल्यूम पे। तो आप कहोगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। बेटा प्रेशर तो कांस्टेंट, वॉल्यूम पे भी चेंज होता है। अगर कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जिसका वॉल्यूम क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट, तो बेटा उसके अंदर भी प्रेशर तो बढ़ता है। अगर कोई आपके पास ऐसा सिलेंडर हो जिसका वॉल्यूम चेंज ना हो, उसको अगर आप हीट दे तो अंदर से प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आएगी, तो मीन्स उसके अंदर तो वर्क नहीं होगा ना। वर्क का ताल्लुक यहाँ पे प्रेशर के साथ नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम के साथ है। ठीक है, अगर जैसे आपको पता है ना वर्क का नॉर्मली ताल्लुक डिस्टेंस के साथ है। अगर फोर्स लगाओगे डिस्टेंस नहीं होगा, अगर फोर्स लगाओगे डिस्टेंस नहीं होगा तो वर्क होता है बेटा, नहीं होता। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ से प्रेशर बढ़े, फोर्स लगे, लेकिन पिस्टन डिस्टेंस ही तय नहीं करता तो वर्क कहाँ से होगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में जब तक किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप हीट देते हो, लेकिन अगर उसके अंदर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होती तो हम कंसीडर करेंगे कि उसके अंदर वर्क नहीं हुआ। ठीक, अब देखें बेटा दूसरी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब देखें बेटा, अगर ये तो मैंने फार्मूला यहां से ड्राइव किया, वर्क ये होता है। अब अगर आप ग्राफ से वर्क कैलकुलेट करना चाहें, देखें बेटा ये इसका बनता है इस तरह से बेटा, ये बेटा ये वो लाइन बनती है जो इस सिस्टम की है बेटा। बेटा ये P1 V1 T1 से किस तरफ जाता है, P1 V2 और T2। अब देखिए बेटा, अगर इसकी आप एरिया निकालते हैं बेटा, इसकी एरिया निकालें बेटा, अगर आप इसकी एरिया निकालते हैं इस तरह से, एरिया किसके बराबर हो जाएगी बेटा, एरिया होती है लेंथ इनटू विड्थ बेटा। अब ये इसकी हो जाएगी लेंथ और ये क्या हो जाएगी बेटा, विड्थ। लेंथ के अंदर बेटा देखिए प्रेशर कहां से शुरू हुआ है, जीरो से शुरू होके क्या हुआ है, पी हुआ है बेटा। तो ये आप कर सकते हैं, लेंथ के अंदर प्रेशर P1 माइनस जीरो, और वॉल्यूम के अंदर क्या होता है बेटा, V2 माइनस V1। बेटा जो चीज जीरो के साथ माइनस होती है वो एब्सोल्यूट कहलाती है बेटा, वो एब्सोल्यूट हो गई P, और ये क्या हो गया बेटा, डेल्टा V।
तो बेटा ये अगर जो ग्राफ बनता है इसकी एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो एरिया किसके बराबर आ जाती है? एरिया और इसके अंदर वर्क भी किसके बराबर आता है? पी डेल्टा वी क्या आता है? तो आप कहोगे कि एरिया जो होती है ये न्यूमरिकली इक्वल बेटा, न्यूमरिकली इक्वल होती है वर्क के बेटा। न्यूमरिकली इक्वल का मकसद कि एरिया का यूनिट अलग होगा और वर्क का यूनिट क्या होगा? अलग। लेकिन अगर एरिया 10 आती है तो आप वर्क 10 जूल कर सकते। जितनी वैल्यू एरिया की आएगी उतनी वैल्यू किसकी होगी? वर्क की। अगर आपको इस तरह से ग्राफ दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने कितना वर्क किया है, आप क्या करोगे? उसकी एरिया कैलकुलेट कर ले, ठीक है? फिर उसके साथ यूनिट किसका लगा दे? उसके साथ यूनिट वर्क का लगा दे। अगर एरिया 10 मीटर स्क्वायर आई, आपके वर्क कितना हुआ? 10 जूल। अगर एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आती है तो आप वर्क कितना कहोगे? 10 इंटू 10⁻⁻4 जूल, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें आप कन्वर्ट करोगे? स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सा होता है? मीटर होता है। अगर एरिया आप सेंटीमीटर के अंदर कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको किस में उसको कन्वर्ट करना होगा? आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये बात याद रखें कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम जो होती है वो किसको शो करती है बेटा? वर्क को शो करती है। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं बेटा यहां पे कि एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज न्यूमरिकली, बेटा मैं न्यूमरिकली लिख रहा हूं। न्यूमरिकली का मकसद है यूनिट दोनों का अलग होगा, सिर्फ किसको बराबर समझेंगे? नंबर को। ठीक है, नंबर को बराबर समझेंगे। इज न्यूमरिकली इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि एरिया जो होती है वो न्यूमरिकली इक्वल क्या होती है बेटा? वर्क डन के होती है बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, अब इसके बाद मैं एक और थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेता हूं बेटा। अब मैं एक लेता हूं बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। ठीक है, अब अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लूं तो आप उसको देखें उसके अंदर वर्क होगा या नहीं होगा बेटा। देखें, अगर ये हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है बेटा, अगर सपोज करें बेटा ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर आपने इस तरह से गैस ली हुई है, इसका हमारे पास बेटा प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है बेटा। ठीक है, अब अगर इसको आप यहां से हीट दोगे बेटा तो इस हीट का क्या होना है बेटा? ये पूरी की पूरी हीट इसके अंदर जाएगी, इसका वॉल्यूम तो चेंज होना नहीं। अब क्या होगा? अंदर प्रेशर तो चेंज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की स्पीड्स क्या हो जाएंगी? बढ़ेंगी। और मॉलिक्यूल तेजी के साथ कोलाइड करेंगे पिस्टन के साथ। पिस्टन के ऊपर फोर्स भी लगाएंगे, लेकिन पिस्टन क्या करेगा? डिस्प्लेसमेंट तय नहीं करेगा। तो वर्क क्या हो जाएगा बेटा? वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा बेटा, ध्यान से बेटा, कि इसका ग्राफ क्या बनेगा बेटा? इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा बेटा। अगर आप देखते हैं बेटा कि पहले प्रेशर जो होता है बेटा P1 कम है और वॉल्यूम यहाँ पे हम कर लेते हैं V1 बेटा, तो ये इसकी लाइन बनती है, पॉइंट बनती है, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट बनती है बेटा। और ये कौन सी बन जाती है? P1 V1 और कौन सी है बेटा? T1। अब हम हीट देते हैं बेटा, अंदर प्रेशर तो बढ़ता है लेकिन वॉल्यूम के अंदर चेंज नहीं आती, वॉल्यूम वही रहता है। तो प्रेशर कितना हो गया बेटा? P2 बन गया।
अब देखिए बेटा वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज नहीं आई, तो ग्राफ की ये होगी बेटा प्रेशर P2, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर क्या हो जाएगा T2, अंदर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब देखिए बेटा इसके अंदर डेल्टा V क्या है बेटा, इसके अंदर डेल्टा V 0 है, तो वर्क क्या होगा बेटा 0। और इसके अंदर देखिए एरिया है, लाइन के नीचे कोई एरिया है, आप ये एरिया नहीं मानोगे, आप एरिया लाइन के नीचे, बेटा लाइन जो होती है ना उसका कोई भी एरिया नहीं होता, इस लाइन के नीचे एरिया ये होती है बेटा, एरिया ये वाली एरिया नहीं मैंने कंसीडर की, एरिया कौन सी होती है जो उसके नीचे हो, ये लाइन बेटा इस तरह से लंबी है तो उसके नीचे एरिया होती है। लेकिन अगर इस लाइन को देखें बेटा, ये लाइन वर्टिकल होती है, आप इसको मिटा दें, आप इसको यहां पे मिटा दें ताकि ये कंफ्यूजन भी आपकी खत्म हो जाए। ठीक है, अब इसके लाइन के नीचे कौन सी एरिया है, लाइन तो बेटा लाइन के तो डायमेंशन होते ही नहीं है, इसके नीचे कोई भी एरिया नहीं है, इसलिए आप कहते हो कि बेटा इसकी एरिया भी क्या हो जाती है, इसके अंदर जो एरिया होती है बेटा ये एरिया भी क्या होगी 0। ठीक है, देखिए बेटा दो मैंने सिस्टम लिए, एक सिस्टम मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लिया, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गया, और ये सिस्टम मैंने कौन सा लिया है बेटा, ये मैंने लिया है कांस्टेंट प्रेशर वाला, ये इनिशियल स्टेट से कहां चला गया फाइनल स्टेट पे। दोनों सिस्टम इनिशियल स्टेट से कहां गए फाइनल स्टेट से, लेकिन एक सिस्टम के अंदर वर्क हुआ है और दूसरे सिस्टम के अंदर वर्क नहीं हुआ। थर्मोडायनेमिक्स में इसी को पाथ कहते हैं, हम इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पाथ कहते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इसी चीज को हम पाथ कहते हैं कि वर्क डिपेंड किस पे करता है, वर्क डिपेंड करता है पाथ पे। ठीक है, कि आपने हीट दी है, लेकिन आपने किस थर्मोडायनेमिक सिस्टम को दी है, आपने कांस्टेंट प्रेशर वाले को दी है, आपने कांस्टेंट वॉल्यूम वाले को दिए, चले कांस्टेंट टेम्परेचर को भी देख ले। अगर सपोज करें आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसका कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर वाला सिस्टम आप ले ले, इसके अंदर देखें बेटा, इसके अंदर क्या होता है, देखें बेटा अगर कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर को आप देखोगे, अगर सपोज करें ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है जिसके अंदर आप कह लें कि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा इसके अंदर। देखिए इसका प्रेशर ये P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर क्या होगा बेटा T1। इसका भी ग्राफ बनाए बेटा। ठीक है, इसका बेटा प्रेशर P1 जो होता है वो ज्यादा है, प्रेशर P1 बेटा ज्यादा है, यहां पे इसका प्रेशर P1 ज्यादा है बेटा। ठीक है, अब बेटा इसका जो है वो V1 क्या है बेटा, छोटा है, V1 कम है, तो ये इसकी बनेगी बेटा, ये इनिशियल स्टेट है, P1 है, V1 है और कौन सी है बेटा T1 है। अब अगर यहां से प्रेशर आप कम करोगे बेटा, अगर आप प्रेशर कम करोगे तो यहां से हीट आएगी, और टेम्परेचर कौन सा है बेटा इसका कांस्टेंट, और ये टोटल की टोटल हीट किस में चली जाएगी बेटा, टोटल की टोटल हीट जो होगी वो किस में जाएगी बेटा वर्क में, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर है। मीन्स आपने जो हीट दी उसने इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं की, तो आपकी गिवन हीट किस में जाएगी, वॉल्यूम तो चेंज हुआ ना, वो किस में चली जाएगी, टोटल वर्क में चली जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो आपकी टोटल हीट कहां पे जाएगी, वर्क में जाएगी बेटा। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर क्या होगा T1 बेटा। ये हो जाएगा आपके पास बेटा वॉल्यूम V2
और ये आपके पास हो जाएगा बेटा प्रेशर P2 बेटा, ये इसकी लाइन बनेगी बेटा। जब आप इसको इस तरह बनाओगे बेटा तो ये बनेगी इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से कर्व्ड लाइन बनेगी। अब इसके एरिया अंडर कर्व देखें बेटा, अब देखें, अब ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होगा? क्या कहते हैं आप इसके बारे में, वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? बेटा मैंने आपको कहा है, आपको पता कैसे लगेगा कि ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है या वर्क डन बाय वेरिएबल? आप देखोगे फार्मूले को, प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे फोर्स प्रेशर की वजह से लगती है। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स किसके बराबर होती है? प्रेशर इंटू एरिया। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि पिस्टन की एरिया तो कांस्टेंट है ना, पिस्टन की एरिया तो चेंज नहीं हो रही ना, यहाँ पे वेरिएबल चीज जो हो सकती है वो कौन सी हो सकती है? प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट है मींस वर्क क्यू फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। आप कहोगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, और फार्मूला लगा सकते हैं पी डेल्टा वी वाला, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स कांस्टेंट होगी बेटा। ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा, इसके ऊपर आप वर्क का फार्मूला पी डेल्टा वी नहीं लगा सकते। जो थर्मोडायनेमिक्स का हमने फार्मूला लगे ना, इस प्रोसेस के लिए नहीं लगा सकते, इसका अलग फार्मूला है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ, लॉगरिथम का फार्मूला है, अलग फार्मूला है। क्योंकि आपने चैप्टर 7 के अंदर भी पढ़ा है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को आप एफ एस कॉस थीटा से कैलकुलेट करते हो, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को डायरेक्ट एफ एस कॉस थीटा नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पे जो वर्क का फार्मूला कैलकुलेट किया है वो किस फार्मूले से किया है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के ऊपर किया है, तो वर्क डन बाय फोर्स के ऊपर ये वाला फार्मूला ड्राइव हुआ है, तो ये वहां तो नहीं लग सकता जहां पे फोर्स कांस्टेंट है नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, वर्क यहाँ पे भी चेंज ऑफ वॉल्यूम पे डिपेंड करता था, वर्क यहाँ पे भी चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वर्क यहाँ पे भी किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन वॉल्यूम पे। फार्मूले चेंज हो सकते हैं, जहां पे फोर्स कांस्टेंट होती है, और फोर्स कहां पे कांस्टेंट होती है? कांस्टेंट प्रेशर पे। जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है वहां पे आप पी डेल्टा वी लगा सकते, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं है वहां पे आप पी डेल्टा वी नहीं लगा सकते। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क पी डेल्टा वी से नहीं आएगा, आइसोबेरिक का आएगा, आइसोबेरिक प्रोसेस का वर्क आएगा पी डेल्टा वी से। आइसोथर्मल प्रोसेस का लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्योंकि इसका कर्व जो होता है वो क्या होता है? इसका कर्व है, ठीक है। अब देखिए एरिया में बनाता हूं, इसकी एरिया देख ले। देखिए इसकी एरिया ये होती है, अब इसकी एरिया लेंथ इनटू विड्थ से कैलकुलेट कर लोगे बेटा? इसकी एरिया लेंथ इनटू विड्थ से कैलकुलेट होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? कर्व आ रहा है। चैप्टर 7 फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की जो लाइन होती है कर्व्ड होती है, उसका वर्क कैलकुलेट करने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है, पी डेल्टा वी नहीं लगा सकते, इसका फार्मूला अलग है, ठीक है, वो आपके पास नहीं है, इसका फार्मूला अलग है। लेकिन वर्क यहाँ पे भी चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, वहां पे भी चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। देखें अब मैंने 3 प्रोसेसेस डिस्कस किए, एक मैंने किया कांस्टेंट प्रेशर, एक मैंने किया कांस्टेंट वॉल्यूम, एक मैंने किया कांस्टेंट टेम्परेचर। तीनों प्रोसेसेस के अंदर वर्क डिफरेंट है। देखिए इसके अंदर वर्क है ही नहीं, ठीक है, और इसके अंदर देखिए एरिया क्या है? इसके अंदर एरिया ज्यादा है और इसके अंदर एरिया क्या है? डिफरेंट है। इसका मकसद है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। वर्क किस पे डिपेंड करता है बेटा? पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। वर्क पाथ पे डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि आप कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हो। आप आइसोथर्मल करते हो, आप आइसोबेरिक करते हो, आप आइसोकोरिक करते हो, कौन सा प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हो?
जिस प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम की चेंज होती है उसके अंदर वर्क होगा, जिसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा उसमें वर्क नहीं होगा। वर्क हमेशा डिपेंड करेगा चेंज इन वॉल्यूम पे, चाहे वो कांस्टेंट फोर्स वाला हो, चाहे वो वेरिएबल फोर्स वाला हो, चाहे वो कांस्टेंट प्रेशर का हो, चाहे वो कांस्टेंट टेम्परेचर का हो, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम का हो। वर्क किस पे डिपेंड करेगा? वर्क चेंज इन वॉल्यूम ये फिक्स पॉइंट है, लेकिन वर्क के फार्मूले चेंज होंगे। अगर कांस्टेंट प्रेशर का आपके पास प्रोसेस है तो वर्क होगा पी डेल्टा वी से। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क है ही नहीं। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो उसका फार्मूला चेंज होगा। फार्मूला चेंज होने का मकसद ये नहीं है कि आप कहो कि चेंज इन वॉल्यूम का ला नहीं ले, वॉल्यूम की चेंज मस्ट है। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा वर्क नहीं होगा। फार्मूले चेंज हो सकते हैं क्योंकि एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है, दूसरा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होता है। हर एक का फार्मूला क्या होता है? हर चीज का तरीका चेंज होता है, हर चीज का फार्मूला क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो ये बेटा आप कहेंगे कि वर्क किस पे डिपेंड करता है? वर्क थर्मोडायनेमिक्स में जो होता है वो डिपेंड करता है पाथ पे। मैं लिख लेता हूं यहां पे कि वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स depends upon path followed by thermodynamic system to reach initial equilibrium state to final equilibrium state। ठीक है बेटा, देखिए वर्क तो जो है वो पाथ पे डिपेंड करता है। क्या हीट भी पाथ पे डिपेंड करती है या नहीं? आपको क्या लगता है बेटा? देखिए इसके अंदर टेम्परेचर भी चेंज होता है और वर्क भी होता है। इसको आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर आप हीट देते हो, वर्क नहीं होता, लेकिन हीट तो देते हो। और इसके अंदर भी आप क्या करते हो? हीट तो देते हो, लेकिन उसकी वजह से वर्क डिफरेंट होता है। मीन्स हीट सप्लाइड आल्सो डिपेंड्स अपॉन पाथ। किसी प्रोसेस के अंदर थोड़ी हीट देनी पड़ती है, किसी प्रोसेस के अंदर क्या देना पड़ता है? ज्यादा हीट देनी पड़ती है। अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस में 10 जूल वर्क हासिल करना चाहते हो, अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर 10 जूल वर्क हासिल करना चाहते हो, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप थोड़ी हीट से 10 जूल वर्क ले लोगे, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। आप जितनी भी हीट दोगे वो किस में चली जाएगी? वर्क में। लेकिन वही 10 जूल वर्क अगर आपने आइसोबैरिक में लेना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी ज्यादा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो आपकी गिवन हीट का कुछ हिस्सा किसमें चला जाएगा? टेम्परेचर चेंज में, और कुछ हिस्सा किसमें जाएगा? वर्क में। अगर आपने 10 जूल वर्क लेना है, आइसोथर्मल से लेना है, तो आप 10 जूल हीट दे दो, आपको 10 जूल वर्क मिल जाएगा। लेकिन अगर आप आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर वही 10 जूल लोगे तो आपको हीट कितनी देनी पड़ेगी? आपको 15-20 जूल देनी पड़ेगी, जिसका कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जाएगा, बाकी 10 जूल आपको क्या मिलेगा? वर्क। इसका मकसद है हीट भी किस पे डिपेंड करती है? हीट भी पाथ पे डिपेंड करती है। हीट सप्लाइड also depends upon path। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होती बेटा। इंटरनल एनर्जी की चेंज अगर आपने करनी है ना, आइसोथर्मल में भी, आइसोकोरिक में भी, आइसोबैरिक में भी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। आइसोथर्मल में भी होती है, आइसोबैरिक में भी होती है, आइसोकोरिक में भी होती है,
एडियाबेटिक के अंदर होती है, इंटरनल आइसोथर्मल के अंदर नहीं होती। टोटल हीट किस में चला जाएगा? वर्क में। लेकिन जहां पे आपको इंटरनल एनर्जी की चेंज करनी होती, आपको उसके अंदर पाथ के हिसाब से नहीं जाना होता। इंटरनल एनर्जी की चेंज पाथ से इंडिपेंडेंट होती है बेटा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, जो स्टेट फंक्शन होता है ना वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। बाकी ये स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट और वर्क बेटा, हीट और वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। हीट और वर्क बाहर से आते हैं, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। तो ये आप कहोगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बेटा, ठीक है। अब एक पॉइंट रहती है, इसको कल डिस्कस करेंगे कि वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इन चीजों को इंशाल्लाह कल डिस्कस